जय हिंद दोस्तों, कल हमने देखा था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। छब्बीस नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमने संविधान को लागू तो कर दिया, लेकिन अभी संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चर्चा नहीं की थी। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में? तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद उसके बाद ये मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हार जाते हैं, फिर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और वह विजयी होते हैं। बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और विजयी होते हैं। लेकिन यह चुनाव लड़ने के बाद सन 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश के बंटवारे की बात चल रही थी। तो बंटवारे के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सदस्य वाला हिस्सा था, यह पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। मतलब यह इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है संविधान सभा से, क्योंकि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वह पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमी ऐसी महसूस हो रही थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, उन्होंने सलाह दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति, जो कि उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BN राव जो थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दिया कि हमें संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जरूरत है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे में MR जयशंकर, वहां पे उनके प्रधानमंत्री को, वहां के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और वहां से एक सीट को रिक्त कराया गया। रिक्त किसने किया? MR जयशंकर ने इस्तीफा दिया। बॉम्बे से MR जयशंकर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहां से सदस्य चुन लिया जाता है संविधान सभा का। तो सवाल ये उठता है कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहां से सदस्य चुने गए थे, अगर ऑप्शन में बंगाल और बॉम्बे दोनों दिया गया है तो आप बॉम्बे को सही करेंगे। लेकिन अगर बंगाल है और बॉम्बे नहीं है तो आप बंगाल को सही करेंगे, या दोनों में से कोई भी एक है तो आप उसे सही करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एक समिति, हम उनकी समिति, कुछ समितियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय समितियां तो कई बनी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति जो बनी थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रारूप समिति थी, क्या इसी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो नहीं, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव ने प्रारूप समिति, संविधान का जो हमारा प्रारूप तैयार हुआ था उसको तैयार करने वाले थे BN राव।
जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही प्रारूप, संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसको, इन्होंने ही प्रारूप को तैयार किया था संविधान का। लेकिन अब प्रारूप, ये जो प्रारूप तैयार हुआ था इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? आइए हम देखते हैं। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद थे गोपालस्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य जो थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हमारे 14 सदस्य जो थे वो मोहम्मद सादुल्लाह थे। ये सदस्य जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। हमारे 5वें सदस्य जो थे वो के मुंशी थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। हमारे 6वें सदस्य जो थे वो टीटी कृष्णमाचारी थे। टीटी कृष्णमाचारी थे जो कि खेतान की मृत्यु के बाद सभा में इस समिति में आए थे। हमारे जो 7वें सदस्य थे वो थे माधवराव। ये थी प्रारूप समिति के सदस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, और इस समिति का कार्य जो था वो जो डॉक्टर बी.एन. राव थे उन्होंने जो प्रारूप का निर्माण किया था उस प्रारूप पर इस समिति ने विचार विमर्श किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो संविधान लागू हुआ था। जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? उसी दिन क्यों लागू नहीं किया गया? तो 26 जनवरी 1950 एक ऐतिहासिक तारीख है। ऐतिहासिक तारीख कैसे है कि जब हमारा कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, उस समय यह घोषणा किया गया था कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वह 26 जनवरी को मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और हमारे देश की जो आजादी की तारीख भी रखी गई थी वह 26 जनवरी को ही रखी गई थी। लेकिन हमारा देश आजाद कब हो गया था? 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था। इस वजह से हमारा देश आजाद 15 अगस्त को हो गया था। तो 26 जनवरी 1925 को मतलब उस ऐतिहासिक डेट को याद रखने के लिए हमने अपना जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को ना
लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था बस। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा जो थी वो 2 प्रकार के कार्य कर रही थी। संविधान सभा एक तो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, और दूसरा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। संविधान निर्माण के रूप में कार्य कैसे कर रही थी? संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में वह संविधान मतलब संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरी तरफ संसद के रूप में वह आम जनता, वह आम कानून का भी निर्माण कर रहे थे। ठीक है, मतलब कानून निर्माण की विधि निर्माता भी थी उस समय। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम देखेंगे, कल हमारा टॉपिक जो होगा, हमने सिलेबस में देखा था कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसके 3 अंग हैं। एक कार्यपालिका है, दूसरी न्याय विधायिका है, और तीसरी न्यायपालिका है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विधायिका। हम विधायिका एक तरफ से पूरा पढ़ेंगे, हम अनुच्छेद 1 से शुरुआत नहीं करेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे केंद्र की विधायिका। विधायिका मतलब एक तरफ से पूरा हम समाप्त करेंगे, केंद्र की विधायिका, फिर उसके बाद राज्य की विधायिका, फिर हम पंचायत स्तर की विधायिका को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्यपालिका। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विधायिका, संसद। केंद्र के स्तर पर जो होगी संसद होगी, और संसद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ओके, धन्यवाद।